नमस्कार। देखिए, जब भी हम योग का नाम लेते हैं ना, तो एक ही नाम हमारे जहन में आता है, महर्षि पतंजलि। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि हम उन्हें सिर्फ एक तिहाई ही जानते हैं। आज हम महर्षि पतंजलि को सिर्फ एक योगी के तौर पर नहीं, बल्कि एक पूरे वैज्ञानिक की तरह समझेंगे। एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने इंसानी वजूद के हर पहलू को छुआ था। तो चलिए सोचते हैं, जब भी पतंजलि का नाम आता है तो दिमाग में क्या तस्वीर बनती है ना? शायद एक दाढ़ी वाले ऋषि किसी हिमालय की गुफा में ध्यान में एकदम लीन। देखिए, ये छवि गलत तो नहीं है, पर अधूरी है। हाँ बिल्कुल, एक महान योगी की। और ये सच भी है। लेकिन ये पूरी तस्वीर का बस वो हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिखाई देता है। असली कहानी तो इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। तो सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि महर्षि पतंजलि सिर्फ एक योगी या फिलोसोफर नहीं थे। वो एक मल्टी डायमेंशनल साइंटिस्ट थे, एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने इंसान के वजूद के 3 सबसे जरूरी पिलर्स, 3 स्तंभों पर काम किया। जरा सोचिए, उन्होंने मन की सारी उलझनों को सुलझाने के लिए दिए योग सूत्र, हमारी बातों को, हमारी आवाज को साफ सुथरा बनाने के लिए रचा महाभाष्य, और इस शरीर को सेहतमंद रखने के लिए दिया आयुर्वेद का विज्ञान। मन, वाणी और शरीर, ये तो इंसान को पूरी तरह से समझने का एक कमाल का साइंटिफिक ब्लूप्रिंट है। चलिए एक एक करके इसे समझते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके उस काम से जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, योग सूत्र। पर क्या ये सिर्फ आसन मतलब बॉडी पोस्चर्स के बारे में है, या फिर ये मन को समझने का कोई बहुत गहरा विज्ञान है? उनके ग्रंथ का सबसे पहला सूत्र ही सब कुछ साफ कर देता है। अथ योगानुशासनम, मतलब अब योग का अनुशासन। अब इस बात पर ध्यान दीजिए, उन्होंने योग का विश्वास नहीं कहा, उन्होंने कहा अनुशासन। मतलब उन्होंने योग को कोई रहस्यमयी आस्था नहीं बताया, बल्कि एक सिस्टमैटिक तकनीक, कह सकते हैं मन की एक टेक्नोलॉजी बनाकर पेश किया। और इस टेक्नोलॉजी का मकसद क्या है? चित्तवृत्ति निरोधा। हाँ, सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। हमारे मन में जो विचारों की अनकंट्रोलेबल लहरें उठती रहती है ना, उन्हें शांत करना। सोचिए, जैसे एक झील का पानी जब एकदम शांत हो जाता है तो हम उसकी गहराई तक देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जब मन शांत होता है तो हम खुद को जान सकते हैं। ये कोई बिलीफ नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल मैकेनिज्म है। अब इसे हासिल करने के लिए उन्होंने एक पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड दी, जिसे हम अष्टांग मार्ग कहते हैं। और ये सिर्फ आसन और प्राणायाम नहीं है, नहीं, ये 8 हिस्सों का एक पूरा सिस्टम है। इसकी शुरुआत होती है नैतिक आचरण से, मतलब यम और नियम से। फिर ये शरीर यानी आसन और सांस यानी प्राणायाम पर काम करता है, और आखिर में हमें ध्यान और समाधि की गहराइयों तक ले जाता है। ये तो इंसान की चेतना के विकास का एक पूरा का पूरा रोड मैप है। अच्छा, अब बात करते हैं पतंजलि के उस पहलू की जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं। ये है वाणी का विज्ञान, यानी उनका महान ग्रंथ महाभाष्य। हम हमेशा पतंजलि को योग से ही जोड़ते हैं, है ना? लेकिन ये उनका वो जबरदस्त साइंटिफिक साइड है जिसे हम लगभग भूल ही चुके हैं। एक ऐसा पहलू जो उन्हें दुनिया के सबसे महान भाषा वैज्ञानिकों में से एक साबित करता है। महाभाष्य जो है वो संस्कृत के महान ग्रामेरियन पाणिनि के बहुत ही छोटे छोटे सूत्रों पर लिखी गई एक डिटेल्ड कॉमेंट्री है। लेकिन इसे सिर्फ एक ग्रामर की किताब समझ लेना एक बहुत बड़ी भूल होगी। ये असल में इस बात का एक गहरा साइंटिफिक एनालिसिस है कि हम बोलते कैसे हैं, शब्द बनते कैसे हैं, और आवाज का हमारे विचारों से क्या कनेक्शन है। एक तरह से ये भाषा की साइकोलॉजी है। और इसी ग्रंथ में उन्होंने स्पोर्ट का एक कमाल का सिद्धांत दिया था। ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि किसी शब्द का मतलब सिर्फ अक्षरों को जोड़ने से नहीं बनता, बल्कि हमारे दिमाग में एक विचार के विस्फोट या प्रकट होने से बनता है। जैसे ही हम शब्द फूल सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ फ, उ, ल नहीं आता, बल्कि फूल की पूरी तस्वीर, उसकी खुशबू, उसकी भावना, सब कुछ एक साथ प्रकट हो जाता है। ये आइडिया तो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स की नींव है। इससे पता चलता है कि वो अपने वक्त से कितना ज्यादा आगे थे। मन और वाणी की बात हो गई। अब आते हैं तीसरे और आखिरी पिलर पर, हमारा शरीर और हमारी पूरी सेहत। तो मन और वाणी के बाद पतंजलि ने ध्यान दिया तीसरे स्तंभ पर, यानी हमारे शरीर पर। कई पुराने ग्रंथ उन्हें आयुर्वेद के भी एक बहुत बड़े आचार्य के तौर पर देखते हैं, जिन्होंने शरीर को निरोगी रखने के सिद्धांत दिए। और ये बात बिल्कुल लॉजिकल है ना? आखिर एक सेहतमंद शरीर के बिना एक शांत मन और साफ सुथरी वाणी कैसे मुमकिन है? उनका नजरिया हमेशा से ही होलिस्टिक रहा है। और ये होलिस्टिक अप्रोच, ये उनकी प्रतीकात्मक छवि में भी साफ साफ झलकता है। उन्हें शेषनाग यानी कि अनंत ज्ञान के सिंबल का अवतार माना जाता है। उनका जो रूप है ना, आधा इंसान का और आधा सर्प का, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि उन्होंने धरती यानी कि हमारे शरीर और आकाश यानी कि हमारी चेतना, इन दोनों के बीच एक पुल, एक ब्रिज बना दिया था। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान आज की दुनिया में कितना रेलेवेंट है, कितना मायने रखता है? यकीन मानिए, पतंजलि की विरासत आज भी हमारे चारों ओर जिंदा है। आज के दौर में उनकी विरासत हमें 2 बड़ी धाराओं में बहती हुई दिखती है। एक तरफ है BKS अयंगर जैसे महान योग गुरु, जिन्होंने उनके योग सूत्रों को पूरी दुनिया में पहुंचाया। आज जो दुनिया के कोने कोने में लोग योग कर रहे हैं, वो इसी की देन है। और वहीं दूसरी तरफ पतंजलि योगपीठ ने उनके नाम को आयुर्वेद और मॉडर्न प्रोडक्ट्स के साथ जोड़कर एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड बना दिया है। और इस पूरी इतनी बड़ी विरासत की नींव क्या है?
बस ये एक नंबर 196। सोचिए, पतंजलि ने योग के सदियों पुराने बिखरे हुए ज्ञान को लिया और उसे सिर्फ 196 छोटे, एकदम सटीक और पावरफुल सूत्रों में निचोड़ कर रख दिया। ये किसी भी सब्जेक्ट पर मास्टरी और साइंटिफिक क्लैरिटी की मिसाल है। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। पतंजलि का जो प्राचीन विज्ञान है ना, वो कोई पुरानी दकियानूसी बात नहीं है। जरा देखिए, ये आज के मॉडर्न साइंस से सीधे सीधे कैसे जुड़ता है। उनका चित्तवृत्ति निरोध ही तो आज का न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी है। उनका महाभाष्य ही तो आज का मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स है। उनका आयुर्वेद का ज्ञान आज की प्रिवेंटिव मेडिसिन और फिजियोथेरेपी का आधार है। और उनके दिए हुए टूल्स, ध्यान और प्राणायाम, आज पूरी दुनिया में माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के नाम से मशहूर हैं। देखिए, नाम बदल गए हैं, लेकिन साइंस वो आज भी वही है। तो पतंजलि को सिर्फ एक योगी कहना उनकी प्रतिभा के साथ, उनके जीनियस के साथ नाइंसाफी होगी। वो एक संपूर्ण वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें एक होलिस्टिक लाइफ जीने का पूरा खाका दिया। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज की जो मॉडर्न परेशानियां हैं, हमारी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान ऐसे ही किसी प्राचीन विज्ञान में छिपा हो सकता है।